सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। कल की वीडियो में थोड़े साउंड्स इश्यू थे, मुझे नहीं पता वो क्यों थे, पर वो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मुझे पता लगे, है ना, बल्कि इवन आपको पब्लिश करने के बाद मुझे पता लगे। होप करेंगे आज वैसे इश्यूज ना आए। आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे सुबह के सेकेंड एडिटोरियल के साथ, अ पुश फॉर रिफॉर्म। पहला वाला भी बहुत अच्छा है, दूसरा वाला भी बहुत अच्छा है, पर पहला वाला कोरोना पे बेस्ड था तो मैंने दूसरा वाला ले लिया जो कि यूनाइटेड नेशंस में होने वाली दादागिरी पे बेस्ड है। अच्छा लिखा हुआ है। आप सबको मैं एक छोटी चीज़ बता दूं, देखो ये आप देख रहे हो ना, ये नोट्स नहीं है, ये जो ना वो नहीं है, कोई डिक्शनरी नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सबका सब मैं लिखता हूँ आपके लिए हैंडमेड नोट्स बना करके, है ना। ये हैंडमेड है, सबका सब हैंड रिटन है। तो इसके अंदर आपके कई सारे ग्रामर रूल्स, कई सारे जो है वोकैबुलरी कवर हो जाती है। तो अगले आधे पौने घंटे में सब चीज़ों को आप मेरे साथ कवर करोगे। बस पूरी वीडियो को फोकस के साथ एक सीटिंग में देखें। शुरू करेंगे अपनी क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे अ पुश फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, पुश का मतलब होता है धक्का। पुश का मतलब धक्का होता है ना, पुश एंड पुल। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। अब एक पुश का एक और मतलब भी होता है, किसी चीज़ के लिए दबाव डालना, है ना, किसी को पुश करना किसी काम के लिए। तो कह रहे एक दबाव बन रहा है, एक फोर्स बन रहा है, एक पुश बन रहा है रिफॉर्म्स के लिए, सुधारों के लिए। अब देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, कह रहे ऑन यूएन रिफॉर्म्स। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाले सुधारों की। समझ गए? चलो इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द यूएन मस्ट चेंज टू रिफ्लेक्ट द ऑल्टर्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज इन ऑर्डर टू स्टे रेलिवेंट। कह रहे जो द यूएन हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, इसको चेंज होना ही चाहिए। मस्ट का मतलब क्या है, होना ही चाहिए, इसको बदलना ही चाहिए। अच्छा क्यों बदलना है, अब देखो टू लगा के बताएगा। रिफ्लेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा भाई क्या दिखाना है, क्या रिफ्लेक्ट करना है, अब देखो आगे बता रहा है द ऑल्टर्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। ऐसी रियलिटीज को, ऐसी हकीकतों को जो ऑल्टर्ड भी हैं और जियोपॉलिटिकल भी हैं। अब देखो ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है, बदला हुआ, ऑल्टर किया हुआ। और जियोपॉलिटिकल का मतलब क्या है, जो आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड है। आप कौन से देश में रहते हो और कैसी सरकार वहाँ पे चलती है, कितनी मजबूत सरकार और कितना मजबूत देश है। ऐसी दोनों जो टाइप की हकीकत है ना, जो रियलिटी आज की, उसको दिखाने के लिए यूएन को चेंज होना चाहिए। अब देखो ये दिखाना क्यों है, अब देखो फिर बता रहा आगे, इन ऑर्डर टू, कह रहा है ऐसा करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऐसा करने के लिए, और क्या करने के लिए, स्टे करने के लिए, रेलेवेंट बने रहने के लिए बिल्कुल उचित। तो यूनाइटेड नेशंस को बदलना पड़ेगा ताकि वो बदली हुई हकीकतों को रिफ्लेक्ट करे। जैसे ही हकीकतें बदल गई हैं उसके हिसाब से वो भी बदल जाए। और ये काम इसलिए इसको करना है ताकि ये बना रहे बिल्कुल रेलेवेंट, अप्रोप्रिएट, आज के संदर्भ में, आज के वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही बना रहे। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को पकड़ते हैं। वर्ड्स को पकड़ने से पहले एक चीज समझना, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज क्या होती हैं। अगर आप इसको समझोगे नहीं और सीधे आगे बढ़ जाओगे तो आपके दिमाग में रह ही जाएगा हमेशा कि होता क्या है। देखो 1950 में 45 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और रियलिटी थी। तब जापान बिल्कुल कमजोर देश था, इंडिया का कहीं नाम भी नहीं आता था, है ना, मजबूत देशों में। और भी कई कंट्रीज हैं इजराइल जैसी, जो कि उस समय एग्जिस्ट भी नहीं करती थी ठीक तरीके से। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, इजराइल है, जापान है, ये सभी कंट्रीज थोड़े से अच्छे लेवल की कंट्रीज हैं। तो जियोपॉलिटिकल रियलिटियाँ बदल गई हैं, पर यूनाइटेड नेशंस अभी भी 1950 के पास, जिनके 1950 में जिन लोगों ने इनको बनाया था, अभी भी उन्हीं के कदमों पे चलता है। तो आज के डेट के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस में बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पहले से बहुत पावरफुल हो गई हैं, उनको भी यूनाइटेड नेशंस में एक जगह मिलनी चाहिए। समझ गए? ये है जियोपॉलिटिकल रियलिटीज आज की। अब वर्ड्स देखेंगे। ऑल्टर मतलब बदला हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। जियोपॉलिटिकल रियलिटी के लिए एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रही है उसको, है ना, ऑल्टर्ड। इन ऑर्डर टू मतलब इस काम को करने के लिए। कुछ लोगों का सवाल होता है सर इन ऑर्डर टू के बाद में जीरेंट क्यों नहीं आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आई। मेरे भाई इन ऑर्डर टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती, है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जो दूसरे हैं, विद ए व्यू टू, है ना, वो सबके सब जो फ्रेज अलग है। ये इन ऑर्डर टू वाला वो वाला फ्रेज नहीं है जिसके बाद आप जीरेंट लगाएं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अच्छा रेलेवेंट का मतलब होता है उचित हो, जायज हो, अप्रोप्रिएट हो। एक नया वर्ड बताता हूँ इसके लिए, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट, अगर आप पर्टिनेंट है तो आप उचित और जायज आदमी है ना।
एडजेक्टिव है रेलेवेंट। आगे बढ़ेंगे। अब दो चीज़ें हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं सुबह में, ताकि आपको मालूम चल जाए दोपहर में हम कौन सा एडिटोरियल करने वाले हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका बेस बिल्कुल ख़राब है तो इस एडिटोरियल से सीधे अपनी जर्नी को शुरू ना करें। अगर आप यूँ पूछते हैं सर मैं करूँ क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आता एडिटोरियल, तो बात सही है आपकी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको रीडिंग करनी पड़ेगी और एक ग्रामर प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करें जो कि चैनल पर रखी है, मैं दिखा देता हूँ। इस चैनल पे जाएंगे आप, चैनल के होम पेज से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे 20 से 25 दिन के अंदर आपको मालूम चल जाएगा जो आपने खोया इंग्लिश में वो सारा का सारा आपके दिमाग में बैठने लगेगा धीरे धीरे। इसी के ऊपर प्रीमियम कंटेंट की प्लेलिस्ट है जिसमें आज एसएससी के लिए क्लास 2 आएगी, एसएससी वालों के लिए है ना, शाम में जरूर चेकआउट करें 6 बजे, एसएससी के लिए नई क्लास को पब्लिश करूंगा। आप मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके, जो भी आप प्लान चूज करेंगे उसके हिसाब से, पर तब तक मेंबर ना बने जब तक आपने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट ना देखी हो। देखो पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगेगा मेंबर बनोगे तो पैसे मिलेंगे 4 मुझे, है ना, पर अगर आप ऐसे मेंबर बनते हो आपने अब ग्रामर सीरीज देखी नहीं है, आपको जीर्ण पता नहीं, पार्टिसिपल पता नहीं, तो फिर ऐसे मेंबर बन के आप अपना नुकसान करते हो, ऐसा काम कृपा ना करें। तो पहले प्लेलिस्ट ग्रामर वाली, फिर मेंबरशिप। चलिए शुरू करें, समरी दे दूँ मैं आपको। देखो यूनाइटेड नेशंस का नया सेशन शुरू हो गया है 75वां। अब इस पर कुछ बातें बोल रहा है, कह रहा है कि 75 साल हो गए इसको बने हुए, पर इसमें बहुत चीज़ें बदलनी चाहिए थी पर आज तक नहीं बदली। जब जब बदलाव की मांग होती है इंडिया के द्वारा, ब्राज़ील के द्वारा, जापान के द्वारा, है ना, तब तब यूनाइटेड स्टेट्स के जो पुराने मेंबर्स हैं, अमेरिका है, रशिया है, इंग्लैंड है और जो चाइना है, ये सब के सब मुंह फुला लेते हैं। इनको लगता है कि हमारी दादागिरी खत्म हो जाएगी, और है भी ऐसा। यूनाइटेड नेशंस आज जो है 4-5 देशों की दादागिरी के लिए बनी हुई एक संस्था है। ये जो कहती है वो सारी दुनिया को करना पड़ता है डर के मारे, और 4-5 देश जो है अपने हिसाब से जो काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं। कह रहे हैं अब इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलने के लिए कई सारे लॉ भी बने हैं, कई सारे इन्होंने पास भी किए हैं, है ना, प्लान्स, पर कभी भी उन प्लान्स पे अमल नहीं हुआ। अब इंडिया जैसी कंट्रीज को आगे आकर के इनको दबाव में लाना पड़ेगा कि आप अपने आप को बदलो, दूसरी कंट्रीज को भी मौका दो यहाँ पे बैठ करके पॉलिसी को डिजाइन करने का। समझ गए ना, बस इसकी यही समरी है। यूनाइटेड नेशंस को बदलने के लिए कह रहा है। थोड़ी डिसअपॉइंटेड है, तो डिसअपॉइंटिंग टोन है इसकी, है ना, डिसअपॉइंट है, थोड़ा सा निराश है, वैसे सजेशन दे रहा है। चलिए शुरू करेंगे, समरी को डालें कमेंट सेक्शन में। कह रहा है एज द यूनाइटेड स्टेट्स commences the 75th session of the General Assembly, the need for internal reforms to suit the 21st century could not be starker। कह रहा है जैसे ही जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो शुरू करता है, कमेंस करता है, किसको भाई, इसकी 75वें सेशन को। अच्छा किसका, जनरल असेंबली का, जीए का, है ना, जो है इसकी महासभा का। तो जैसे ही यूनाइटेड नेशंस जैसे ही संयुक्त राष्ट्र शुरू करता है 75वें सीजन को अपने असेंबली के, जो नीड है ना, जो ज़रूरत है अंदरूनी सुधारों की, इंटरनल रिफॉर्म्स की, ताकि हम सूट कर पाएँ, ताकि हम रेलेवेंट रह पाएँ, ताकि हम अप्रोप्रिएट रह पाएँ 21वीं सदी के हिसाब से। कह रहा है ये जो नीड है ना, अब इसकी वब आई है, कुड नॉट बी स्टाकर, ये और ज़्यादा साफ और ज़्यादा सीधी सीधी नहीं हो सकती थी। समझ गए सेंटेंस को। जैसे ही 75वां सेशन शुरू हुआ अब सबको बड़ी साफ साफ नीड दिखने लगी है, सुधार इंटरनल होने चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। ये नीड बिल्कुल स्टार्क है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें क्या थी, सब्जेक्ट और वर्ब। यूनाइटेड नेशंस ग्रीन में सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब थी कमेंस। फिर नीड हमारा दूसरा सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब थी यो कुड नॉट बी। यही आपको काम करना होता है। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ऐसे ही मैंने पढ़ना सीखा था। मैं भी हिंदी मीडियम से आता हूँ, मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से की है ना। बहुत लोग हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में करते हैं, मैंने मैथमेटिक्स से हिंदी में किया। पर मेरा हमेशा शुरू से फंडा ये रहा है, पहले मैं सब्जेक्ट पकड़ूंगा, उसकी वर्ब पकड़ूंगा, आधा सेंटेंस तो मेरे सामने खुल करके आ जाएगा। तो आपको भी यही करना है ना। चलो कमेंस करना मतलब शुरुआत करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पीछे ईएस लगाया है। स्टार्ट का मतलब आपको मैंने बता दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस था। कह रहा वोल्कन बॉचकिर, द टर्किश डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन हु इज द इनकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, has voiced concern that the structure of the 15-member Security Council ought to be more democratic and representative। कह रहा वोल्कर बॉचकिर है ना जो, अब जो आदमी है ये, और ये है कौन, ये है टर्किश डिप्लोमेट
तुर्की का एक जो है कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट और वहाँ का एक पॉलिटिशियन, और कह रहा है जो कि इनकमिंग प्रेसिडेंट भी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो कि अब नया नया प्रेसिडेंट है। इनकमिंग क्या मतलब, अंदर आ रहा है वो भी, है ना, बन रहा है वो प्रेसिडेंट, आजकल प्रेसिडेंट बनने की जो है वो उसमें प्रोसेस में है। कह रहा है इसने वॉइस किया है, इस आदमी ने जताया है, आवाज़ दी है अपनी चिंताओं को, कंसर्न को, दैट वो ये कि जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है 15 मेंबर वाली सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको और टू बी, उसको होना चाहिए, उसको होना ही चाहिए और टू बी और ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, उसमें ज़्यादा गणतंत्र होना चाहिए और ज़्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए पूरी दुनिया का। इसमें बहुत दादागिरी चलती है। समझ गए सेंटेंस को। वॉल्गर वॉल्स्किर ने चिंता को आवाज़ दी है अपनी कि स्ट्रक्चर ढांचा जो है सिक्योरिटी काउंसिल का 15 मेंबर वाली होना चाहिए और ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे। वॉल्गर वॉल्स्किर की वर्ब हैज़ वॉइस्ड। अब ये बीच में क्या था, ये पूरा का पूरा ये है नाउन इन अपोजिशन, है ना, नाउन इन अपोजिशन। इसका मतलब होता है किसी चीज, किसी नाउन के बारे में आप एक पूरा फ्रेज या कुछ दूसरा नाउन लिख दें। माय फ्रेंड सुधीर इज ए डॉक्टर। अब कोई पूछे यार तुम्हारा फ्रेंड डॉक्टर है, सुधीर डॉक्टर है, अरे मेरा फ्रेंड सुधीर है जो कि एक डॉक्टर है, तो माय फ्रेंड कॉमा सुधीर कॉमा इज ए डॉक्टर। तो बीच में जो सुधीर आया ना वो नाउन इन अपोजिशन होता है। वैसे ही हमने एक सुधीर की जगह बड़ा सा फ्रेज ही लिख दिया, क्लॉज लिख दिया, है ना, ये तुर्किश डिप्लोमेट है, पॉलिटिशियन है, इनकमिंग प्रेसिडेंट है, फलाना ढिमकाना, ये नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। वॉल्गर वॉल्स्किर के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज जैसे ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब दो आपसे मैं छोटे छोटे रूल्स डिस्कस करूंगा। ये 15 मेंबर वाला तो मुझे लगता है डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, बहुत बार मैं समझा चुका हूं, फिर भी 2 मिनट देंगे, एक काम करके मुझे बता दें, रूल आपके सामने लिखा हुआ है, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और अगर गलत है तो कैसे सही किया जाएगा। चलो, दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स आर नेवर प्लूरलाइज्ड। जिस नाउन को आपने एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। समझ के रूल ये है। अब देखते हैं दोनों सेंटेंस में कैसे हमने गलती की। देखो, मैंने ग्रीन कलर में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लिख दिया है, लाल कलर में मैंने वर्ब को लिख दिया है। अब देखो, दिस 3 स्टोरीज बिल्डिंग इज माइन। ये 3 माल की, स्टोरी मतलब माल, है ना, माले, ये 3 माल की बिल्डिंग मेरी है। दिस 3 स्टोरी बिल्डिंग इज माइन। अब ये बताओ 3 स्टोरी मेरी है या बिल्डिंग मेरी है? सर बिल्डिंग मेरी है। तो 3 स्टोरी क्या बता रहा है? इस बिल्डिंग के बारे में बता रहा है। ये 4 स्टोरी 5 स्टोरी 6 स्टोरी वाली बिल्डिंग मेरी नहीं है, जिसकी 3 है ना वो मेरी है। तो 3 स्टोरी जो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखो, 3 स्टोरी तो एक नाउन होता है, स्टोरी तो एक नाउन होता है ना। अगर ये नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो मैं इसके आगे से एस को निकाल दूंगा, ठीक, और बीच में क्या घुसा दूंगा? एक हाइफन को। तो मैं क्या बोलूंगा? दिस 3 स्टोरी बिल्डिंग इज माइन। क्योंकि एडजेक्टिव काम कर रहा था इसलिए इसके साथ ये सलूक किया मैंने, बीच में घुसा दिया है हाइफन, पीछे से निकाल दिया एस। अब अगला देखो, आप बोलो सर अब ये 2 स्टोरी भी ऐसा ही आना चाहिए। चेक करेंगे हम। आई सोल्ड 2 स्टोरी ऑफ दिस बिल्डिंग। मैंने बेच दिया 2 माल को इस बिल्डिंग के। 3 में से 2 माल मैंने बेच दिए। क्या पूरी बिल्डिंग बेच दी? नहीं बेची, मैंने तो 2 माल बेचे। तो सेल वर्ब का ऑब्जेक्ट है 2 स्टोरी, सेल वर्ब का ऑब्जेक्ट है 2 स्टोरी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब एक नाउन बन के आया, एडजेक्टिव बन के नहीं आया। अगर एक नाउन है, सिर्फ नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बन के आया है, तो बीच का हाइफन निकाल और पीछे घुसा दो एस। 2 स्टोरीज, आई सोल्ड 2 स्टोरीज ऑफ दिस बिल्डिंग। तो क्या कहता है हमारा रूल? जब जब एक नाउन नाउन की तरह आएगा तो उसके आगे एस लगाएं अगर वो प्लूरल है तो, पर अगर वही नाउन एडजेक्टिव बन के आएगा तो पीछे का एस निकाल दें अगर वो प्लूरल है तो भी, और एस निकालते ही बीच में हाइफन घुसा दें ताकि रीडर को पता लगे आपने जानबूझ के ये किया है। अब देखो यहाँ पे यही हुआ है, 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 15 मेंबर एक एडजेक्टिव है, तो मेंबर्स नहीं लिखा हमने, पीछे का एस निकाल दिया और बीच में हाइफन घुसा दिया। और टू बी के लिए छोटा सा रूल यही है, ऑट और टू को कोई अलग नहीं कर सकता सिवा नॉट के। रूल का नाम यही है ना, ऑट और टू को कोई अलग नहीं कर सकता सिवा नॉट के। तो ऑट के बाद हमेशा टू आएगा, पर अगर नॉट आ गया तो ऑट नॉट टू होगा, बल्कि ऑट टू नॉट नहीं होगा। बस इतनी चीज ध्यान रखें, ऑट और टू को कभी कोई अलग नहीं कर सकता सिवा नॉट के। चलो आगे बढ़े। कह रहा है बट एक्शन हैज बीन लॉन्ग ओवर ड्यू ऑन द डिमांड स्पेशली फ्रॉम द सो कॉल्ड ग्रुप ऑफ 4 G4 countries, Brazil, Germany, India and Japan, which advocate a permanent seat for all of them.
अच्छा है आज का पूरा है ना, ग्रामर बहुत सारी है, हैवी ग्रामर है। कह रहा है लेकिन जो एक्शन है ना वो रहा है लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा बकाया। एक्शन आज भी बकाया है इस डिमांड पे, इस मांग पे। और ये किससे आई है डिमांड? खास करके फ्रॉम आई है सो कॉल्ड ग्रुप से, कथित तौर पे कहे जाने वाले ग्रुप से, 4 के, और जिसको हम G4 कंट्रीज भी बोलते हैं। सो कॉल्ड मतलब क्या है? दुनिया बोलती है ग्रुप ऑफ 4, है ना। इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है ग्रुप ऑफ 4, इसका ऑफिशियल नाम है G4। तो दुनिया के हिसाब से कहे जाने वाले ग्रुप ऑफ 4 से, जिसको हम G4 भी बोलते हैं। अब देखो कंट्रीज कौन है? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। अब ये कौन सी कंट्रीज हैं जो कि एडवोकेट करती हैं, जो कि तरफदारी करती हैं एक परमानेंट सीट की अपने सबके लिए? तो कह रहे आज भी डिमांड जो है ओवरड्यू है, इस पर कोई बातचीत नहीं होती है, बकाया है ना। खास करके इन 4 कंट्रियों से जो चाहती हैं कि हमें परमानेंट सीट मिले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर। आई थिंक समझ गए होंगे। एक्शन की वर्ब है हैज़ बीन, ओवरड्यू एक एडजेक्टिव है। ओवर मतलब ज़्यादा, ड्यू मतलब बकाया, पेंडिंग। जो बहुत ज़्यादा बकाया पेंडिंग हो जाए ना उसको कहते हैं ओवरड्यू। आपकी किस्त जानी थी 1 तारीख को, तो 1 तारीख को तो आपकी किस्त ड्यू है। जब 2 तारीख आ जाएगी ना तो ओवरड्यू हो जाएगी, जब 5 तारीख आ जाएगी तब ओवरड्यू हो जाएगी। भाई ड्यू तो थी पहले ही, अब तो बकाया से भी आगे जो है हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, है ना। ओवरड्यू एडवोकेट करना होता है, किसी की तरफदारी करना, एक वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऑफ के बाद, ऑल के बाद कब ऑफ लगेगा और कब नहीं लगेगा? ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, यहाँ पे ऑफ की क्या जरूरत थी? अगर ऑफ नहीं लगाते तो क्या होता? इसके पीछे का रूल क्या आप याद करके मुझे बता सकते हैं? चलो, जिन लोगों को पता है सबको बधाई, आप लोग अच्छे से ग्रामर को फॉलो कर रहे हो मेरे साथ। अब देख लेना जिनको नहीं पता दिमाग में बैठा लेना। ऑल के बाद में नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है। आपको डिसाइड करना उसको देख के क्या लगेगा, ऑफ बीच में आएगा या नहीं आएगा। अगर ऑल के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देम, है ना, देम, हर है, हिम है ना, अस है, मी है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है तो आप क्या करेंगे? बीच में ऑफ घुसाएंगे, ऑल ऑफ प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, इतना याद रख लो बस। इसके बाद किसी जगह ऑफ नहीं लगाना। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है तो ऑफ आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है तो ऑफ कभी नहीं आएगा, कॉमन नाउन आ रहा है तो ऑफ कभी भी नहीं आएगा। पर अगर कॉमन नाउन आ रहा है दीज, दैट, द और दोज के साथ, है ना, दीज बसेस, दैट स्टूडेंट, द गर्ल, द बॉय, है ना, दोज बॉयज, ऐसा कुछ आ रहा है ना, दीज, दैट, दोज, दीज, ये मतलब डिटर्मिनर्स होते हैं। अगर ये आ रहे हैं तो आप उस कॉमन नाउन के आगे ऑफ रख भी सकते हैं और ना भी रखें, ऑप्शनल, 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 है ना। रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो रखो, दोनों सही हैं आपके हिसाब से। तो ऑप्शनल को आप यूं ही समझ लो ना, नहीं रखना, आप सिर्फ इसी केस में रखोगे, बाकी केस में यूं समझ लो रखना ही नहीं है। और इसके बाद अगर वो आ जाए, क्या बोलते हैं, इसमें मैं लिख ही देता हूँ आगे ना, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आ जाए तब भी ऑप्शनल ही होता है, प्रॉपर नाउन आ जाए तब भी ऑप्शनल ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था तो मैंने ऑफ लगाया बीच में, छोटा सा रूल है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा फोकस से देखोगे तो। यहाँ पे अस होता, मी होता तो ऑफ आना था, अगर आई होता, वी होता तो ऑफ नहीं आना था। कह रहा मीनवाइल द वीटो पावर्स दैट द यूएनएसएस 5 परमानेंट मेंबर्स एंजॉय इज एन एनाक्रोनिज्म इन दिस एज। बहुत अच्छा वर्ड है, देखना। कह रहा इसी बीच मीनवाइल जो वीटो पावर्स हैं, जो ताकतें वीटो की, जो कि यूएनएससी के 5 मेंबर्स एंजॉय करते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स को मिली हुई हैं। कह रहा वो पावर्स जो है ना, इज, वीटो पावर्स इज, वो है एक एन एक्रोनिज्म, वो है एक पुराने वक्त की बात, आज के हिसाब से बिल्कुल गलत, है ना, एन एक्रोनिज्म। और कब? इस एज के अंदर, आज के वक्त के अंदर। तो जो वीटो पावर्स हैं बिल्कुल गलत है आज के हिसाब से, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टेक्निकली सेंटेंस गलत है, वीटो पावर्स के लिए वर्ब आनी चाहिए आर, पर इज भी लगा देते हैं क्योंकि हम जो वीटो पावर्स को एक ऐसा कलेक्टिव ग्रुप मान रहे हैं ना, पावर्स का ग्रुप है वीटो पावर्स का। अगर आप एक राइटिंग स्टाइल के हिसाब से देखो तो इज सही है, पर अगर आप प्योरिस्ट ग्रामर के हिसाब से देखो, आपके सेंटेंस जो इंप्रूवमेंट क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आर आना चाहिए पावर्स के हिसाब से। अब इस वर्ड को देख लें, एन एक्रोनिज्म को। एन एक्रोनिज्म बना है एक्रो और एन से। एन से हमने एंटनी बनाया, एक्रो का मतलब टाइम। ऐसी चीज एनएक्रोनिज्म होती है जो आज के वक्त के हिसाब से गलत हो। आपने एक ऐसा फैशन किया हुआ है, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो 1970 के ज़माने में पहना करते थे लोग। अब वो कपड़े बिल्कुल सही होंगे ना आपके हिसाब से, पर आज के वक्त के हिसाब से वो कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं है। तो वही चीज़ एनाक्रोनिज्म होती है जो आज के वक्त में भी चल रही है, पर आज के हिसाब से, आज के संदर्भ में बिल्कुल गलत है। तो ये 5 मेंबर्स के पास जो वीटो पावर है ना, बिल्कुल गलत है। आज बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पावर को ऐसी मिलनी चाहिए उनको। आगे बढ़े। कह दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑफन wielded एज अ blunt weapon to shore up
their geopolitical interest regardless of the disastrous consequences for the victims of armed conflict। वही बता रहा है, कह रहा है ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जो ऊपर पावर वाला जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट है, ये अक्सर विल्ड किया जाता है, इसको इस्तेमाल में लिया जाता है एक ब्लंट वेपन की तरह, एक सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हथियार की तरह। और क्यों? ताकि शोरअप किया जाए, सपोर्ट किया जाए इन पांचों के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, इनकी जो भलाइयाँ हैं उनकी जियो पॉलिटिक्स, उनकी जियोग्राफी में और पॉलिटिक्स में। कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ, बिना तवज्जो दिए उन डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस को, उन तूफान भरे परिणामों को, नतीजों को तवज्जो दिए बिना, जो कि हैं विक्टिम्स के, जो कि हैं शिकारों के, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के जिसमें जो गोलाबारी हो रही है। तो ये पांचों क्या है, इनको जो पावर्स मिली थी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए मिली थी, पर ये वीटो पावर्स कैसे यूज करते हैं, कैसे दूसरे देश के अंदर लोगों को मरवाया जाए, कैसे टेररिज्म को जो है बढ़ावा दिया जाए। तो कह रहा है ये इंस्ट्रूमेंट को अक्सर इस्तेमाल में ले रहे हैं एक हथियार के तौर पे, ताकि अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडा को ये हेल्प कर पाएं, बिना तवज्जो दिए लोगों को, उनकी जानों को, जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया भर में आजकल जारी है। समझ गए सेंटेंस को? इंस्ट्रूमेंट की वर्ब इज ऑफन विल्डेड। विल्ड का मतलब होता है इस्तेमाल में लेना एक हथियार के जैसे, जैसे कि ही विल्ड्स इनॉर्मस पॉलिटिकल पावर। तो या तो वो इस्तेमाल में लेता है बहुत सारी पॉलिटिकल पावर को, या फिर वो कंट्रोल करता है बहुत सारी पॉलिटिकल पावर को। इफ यू विल्ड पावर यू आर समबडी हु इज इन कंट्रोल ऑफ द मैटर्स। अगर आप पावर विल्ड करते हैं तो मतलब आप एक ऐसा आदमी है, आसपास की चीजों को आप कंट्रोल करते हैं। समझ गए ना? तो विल्ड का मतलब कंट्रोल करना या इस्तेमाल में लेना एक हथियार के जैसे। ब्लंट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वेपन, है ना। ब्लंट वेपन मतलब सीधा सीधा वेपन, बिना छुपे हुए। शोरअप मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, बोस्टर करना। बढ़े आगे, चलो। कॉन्सिक्वेंसेज वर्ड बहुत बार आया हुआ, नतीजा बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं ना, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज। करे द पुश फॉर रिफॉर्म गैदर्ड मोमेंटम फॉलोइंग द यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूके अगेंस्ट इराक इन 2003। कह रहा है जो पुश है रिफॉर्म्स के लिए, उसने गैदर किया मोमेंटम को, उसने जो है रफ्तार पकड़ी, है ना। रफ्तार जो है, मोमेंटम जो है, संवेग उसने पकड़ा। इस पुश ने, इस दबाव ने, रिफॉर्म वाले ने। कह रहे सुधारों के पुश ने रफ्तार को पकड़ा, और किसके बाद? फॉलो करते हुए बाद में उस यूनिलेटरल डिक्लेरेशन के, उस एक तरफा ऐलान के, जो कि था वॉर का, जंग का। किसके द्वारा था ये ऐलान? यूके और यूएस के द्वारा, अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा। और किसके खिलाफ था? अगेंस्ट इराक, इराक के खिलाफ। और कब? 2003 में। 2003 में जब सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए, उसके तेल को कब्जाने के लिए यूके और यूएस ने अपनी तरफ से ही वॉर का ऐलान कर दिया। सद्दाम ने नहीं किया, इन्होंने किया यूनिलैटरली। तो सारी दुनिया में इसका एक दबाव जो बन गया कि इसमें सुधार लाए जाएं यूनाइटेड नेशंस में। ये दोनों देश दादागिरी करते हैं। समझ गए सेंटेंस को? पुश की वर्ब है गैदर्ड। यूनिलेटरल मतलब जिसका एक लेटरल हो। यूनो मतलब एक, लेटरल मतलब तरफा, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा। अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जो दूसरा वाला नहीं कर रहा, फिर भी आप कर रहे हो, तो आप यूनिलेटरल कर रहे हो, एक तरफा वो काम हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, यूके और यूएस के आगे द आता है, आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता है। जिन कंट्रीज के अंदर नाम में यूनाइटेड आ रहा हो, है ना, ऐसा लग रहा हो वो कई चीज़ों से मिलके बनी है, कई टापुओं से, कई राज्यों से, जब ऐसा नाम आ रहा हो तो उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे द फिलीपींस, पीछे ऐसा आ रहा है, द नीदरलैंड्स। आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जिनके आगे द आता है नाम के आगे? करवा चुका हूँ मैं, आज कमेंट में मैं भी डालूंगा, आप भी डालना। कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं दुनिया भर में, शहर हैं, जिनके आगे द अपने लगाया करते हैं? चलो आगे बढ़े, आ जाओ। जनरल असेंबलीज 122nd plenary meeting in 2008 decided to facilitate the reform process through the Intergovernment Negotiation Framework or IGN on equitable representation as well as expansion of the UNSC। कह रहा है जो जनरल असेंबली है, जो महासभा है, और उसकी 122वीं प्लेनरी मीटिंग में। अब देखो प्लेनरी मीटिंग कौन सी होती है? सबसे बड़ी मीटिंग जिसमें सारे मेंबर इकट्ठे हों। समझ गए ना? मेन मीटिंग को बोलेंगे प्लेनरी मीटिंग। कह रहे असेंबली की सबसे जो मेन मीटिंग हुई थी 2008 वाली, उसमें डिसाइड किया गया ऐसा कि वो फैसिलिटेट करेंगे, वो ऐसी फैसिलिटी देंगे रिफॉर्म प्रोसेस को लाने की। अच्छा कैसे लाएंगे इस प्रोसेस को? थ्रू लगा के बता रहा है, जरिए इस चीज के IGN। ये एक IGN एक करार है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कह रहे इस IGN नाम की स्कीम के अंदर जो है ये प्रोसेस लेके आएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब देखो ये किस पे लाएंगे, है ना, रिफॉर्म प्रोसेस किस पे आएगी? ये आएगी बराबरी के रिप्रेजेंटेशन पे, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन पे। हर कंट्री के नुमाइंदे UNSC में बैठेंगे, है ना। और साथ ही साथ एक्सपेंशन पे, बढ़त पे UNSC के,
यूएनएससी के अंदर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में थोड़ी सी एक्सपेंशन भी होगा, बहुत सारी और दूसरी कंट्रीज को भी जगह मिलेगी इसमें बैठ करके पॉलिसी को डिजाइन करने की। तो 2008 की इस मीटिंग के अंदर, प्लानरी मीटिंग में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आईजीएन बनाएंगे और इसके हिसाब से इस 2 तरह के रिफॉर्म्स को हम लेकर के आएंगे। समझ गए सेंटेंस को? अब आईजीएन पे लोड मत डालना, ये इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन फ्रेमवर्क, चलो इसका नाम बता देता हूं मैं तोड़ के। इंटर गवर्नमेंटल मतलब एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के बीच, है ना। निगोशिएशन मतलब बातचीत, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। तो एक ढांचा है जो गवर्नमेंट सरकारों के बीच में बातचीत करवाता है ना, ऐसा समझ ले। बढ़े आगे, प्लेनरी वर्ड को नोट कर लेना, फुल हो, एब्सोल्यूट हो, होल हो, वो होता है प्लेनरी। कह रहे दो द जनरल असेंबलीज अडॉप्शन ऑफ ए 2015 रेजोल्यूशन टू अलाउ द आईजीएन ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट गैदर्ड सम एंथुसियाज्म, it was dampened by the US, Russia and China being opposed to serious reform of the council। अब इन तीनों की दादागिरी बता रहा है ना। कह रहा है हालांकि जनरल असेंबली का जो अडॉप्शन था और किसका, 2015 के रेजोल्यूशन का, और किस रेजोल्यूशन के लिए, किस चीज़ के लिए रेजोल्यूशन था, ताकि अलाउ कर पाए आईजीएन को, और किस बेसिस पे, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पे एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट के, है ना, एक ढांचे से जुड़े हुए एक डॉक्यूमेंट के। कह रहा है हालांकि जो ये अडॉप्शन था ना, इसको गोद लेने का काम था, इसको इंप्लीमेंट करने का काम था, इस रेजोल्यूशन को इसने गैदर किया कुछ एंथुसियाज्म को, इसमें थोड़ा सा हमें जान देखने को मिली, इस अडॉप्शन के बाद थोड़ी सी हमें जोश जो है ना, गर्मजोशी दिखी। कह रहे लेकिन इसको डैम्पन कर दिया गया, इसको बड़ी जल्दी इसको जो है गिरा दिया गया, इसको बड़ी जल्दी डिस्करेज कर दिया गया अमेरिका, रशिया और चाइना के द्वारा। और ये कौन 3 कंट्री हैं जो कि हो रही हैं अपोज्ड, जो कि हो रही हैं खिलाफ सीरियस रिफॉर्म के इस काउंसिल के अंदर, यूएनएससी के अंदर। तो 2015 में ना आईजीएन के ऊपर इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि अब आईजीएन को हम लाएंगे और आईजीएन के हिसाब से रिफॉर्म करेंगे। जैसे ही इन्होंने किया ना, इन तीनों को हो गई खुजली। कौन कौन? यूएस, रशिया और चाइना, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। इनको लगा यार अपनी दादागिरी अब खत्म हो जाएगी, तीनों ने मुंह फुला लिया, साइड में बैठ गए, बोले भाई हम तो नहीं करने देंगे, है ना। तो सारा एंथुसियाज्म जो था, गर्मजोशी जो थी यूनाइटेड नेशंस की, उसको डैम्पन कर दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया ठंडा, उसको डिस्करेज कर दिया। समझ गए ना। तो ये है इनकी दादागिरी। तीनों चाहते ही नहीं कोई और कंट्री जो है यूएनएससी में बैठे और हमारी दादागिरी को खत्म करे। अब देखना इसमें देखने वाली चीजें, अडॉप्शन की वर्ब है जनरेटेड, इट वॉज डैम्पर्ड में इट जो है अपना सब्जेक्ट है और वॉज डैम्पर्ड इसकी वर्ब है। मैं इसको कलर दे देता हूं ग्रीन कलर, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। इट वॉज डैम्पर्ड। डैम्प करने का मतलब होता है किसी को गीला करना। जैसे पानी डालते हो आप किसी गर्म आदमी के ऊपर गर्मजोशी में, तो आप उसको डिस्करेज करते हो ना ठंडा पानी डाल के। तो डैम्पन करने का मतलब ये होता है किसी का हौसला तोड़ना, डिस्करेज करना, डिप्रेस करना। बढ़े आगे, ये बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तीनों के बारे में बता रहा है। यूएस, रशिया, चाइना वो वाले जो अपोज टू हैं बिल्कुल सीरियस रिफॉर्म्स के इस काउंसिल के खिलाफ। बीइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव। कह रहा है G4 bemoaned earlier this year that the IGN process might have outlived its purpose given the absence of a negotiating document which alone could provide a structure to the deliberation। कह रहे तो G4 है, इंडिया, ब्राजील, चाइना और जापान है। चाइना नहीं होगा इसमें, देख लेना कौन सी, जर्मनी है ना। कह रहे जो G4 है उन्होंने अपना दुख प्रकट किया, बिमोन हुए, वो एक्सप्रेस किया अपने दुख को या रिग्रेट को, खेद जताया अपना इस साल की शुरुआत में। अच्छा क्या खेद जताया? दैट ये की जो आईजीएन की प्रोसेस है वो हो सकता है आउटलिव कर गई है, वो हो सकता है ज़्यादा लंबी चल गई है इसके पर्पज से, मतलब जो काम करना था वो तो हुआ नहीं, प्रोसेस अभी भी चल गई है ना। कह रहे क्यों? कह रहे गिवन दिया गया देखते हुए एब्सेंस को, नामौजूदगी को, एक निगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट की, एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो निगोशिएट करवाएगा। और ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि अकेले प्रोवाइड कर सकता है एक ढांचे को बातचीत के लिए, डेलिब्रेशंस के लिए। तो आईजीएन के ऊपर आज भी एक निगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट नहीं आया है जिसके आधार पे आईजीएन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चारों कंट्रियां जो हैं G4, इन्होंने अपना खेद जताया कि आईजीएन से जितना आईजीएन होना था उससे लंबी तो उसकी प्रोसेस चल गई है, आउट लिव कर गई है उसकी प्रोसेस, वक्त से ज़्यादा लंबी चल गई है, जी गई है ना। चलो, डेलिब्रेशन का मतलब होता है, एक सेकंड रुके, कुछ लोगों के मोबाइल छोटे होते हैं ना तो मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना, स्क्रीन के अंदर उनको दिखे साफ साफ। डेलिब्रेशन का मतलब होता है आपकी सीरियस डिस्कशंस, किसी चीज़ के ऊपर बातचीत, है ना, मंत्रणा बोलते हैं हिंदी में डेलिब्रेशंस को। यहाँ पे माइट बता रहा है पॉसिबिलिटी को, कौन सी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट हैव आउटलिव्ड। इसकी जगह पे अब मे लिखते तो और स्ट्रॉन्ग हो जाती, कुड लिखते तो थोड़ी सी कम हो जाती। मे, माइट, कुड तीनों पॉसिबिलिटी को बताते हैं। मॉडल्स में आपने मेरे साथ सीखा है ना, मॉडल्स की वीडियो में। चलो आगे बढ़े। कह रहा है इन एनी केस द एक्सरसाइज हैज बीन डिफर्ड
इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। कह रहे फिर भी इन एनी केस, चाहे कोई भी बात हो, है ना, चाहे इन्होंने मुंह फुलाया हो चाहे ना फुलाया हो, अब चाहे कुछ भी हो, पर ये जो एक्सरसाइज है ना अब डिफर हो गई है, अब ये पोस्टपोन्ड हो गई है देखते हुए कोविड-19 की महामारी को। तो थोड़ा बहुत इस पे काम होना था, वो भी कोविड के बाद में इस पे काम जो है अब बिल्कुल ठप सा हो गया है रिफॉर्म्स के ऊपर। डिफर वर्ड को नोट करें, पोस्टपोन करना, किसी चीज को आगे खिसकाना, इसके लिए पुट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है, होल्ड ऑफ भी फ्रेजल वर्ब है, दोनों का मतलब है किसी चीज को आगे के लिए छोड़ देना। कह रहा है इंडिया सिलेक्शन इन जून एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी obtaining 184 votes was a diplomatic triumph, notwithstanding that it was the lone contestant for the Asia Pacific seat। कह रहा है इंडिया का जो इलेक्शन था जून के अंदर एक अस्थायी सदस्य के तौर पे, नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यूएनएससी के अंदर, और कैसे इलेक्शन था, ऑब्टेन करते हुए 184 वोट्स को। कह रहा है ये था एक डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ, एक कूटनीतिक जीत, है ना, डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब है विजय, जीत। और कह रहा है फिर भी बावजूद इस चीज के दैट वो ये कि ये अकेला लॉन कंटेस्टेंट था, ये अकेला एक प्रतियोगी था एशिया पैसिफिक सीट के लिए। तो इंडिया अकेला ही उस रेस में दौड़ रहा था, कोई दूसरा था भी नहीं, फिर भी इंडिया जीत गया। कह रहा है बावजूद इस चीज के ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ है इंडिया के लिए, इस सीट को जीतना जो है ना, 184 वोट को ऑब्टेन करते हुए। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीजों पे, पहले वर्ड्स बताता हूँ, फिर उसके बाद अपने आएंगे नॉट विद स्टैंडिंग पे स्टार्टर्स और कनेक्टर्स देखेंगे, है ना। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। ऑब्टेन यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। नॉट विद स्टैंडिंग को आप मेरे साथ देखें। देखो इसके दो मतलब होते हैं, पहला होता है प्रेपोजिशन फेज में, प्रेपोजिशन फॉर्म में बावजूद, दूसरा होता है एडवर्ब फॉर्म में फिर भी। थोड़ा सा देखोगे ना प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा। दो सेंटेंस है, एक लड़की है, पार्टी में थी, रात हो गई थी लेट, फिर भी उसने सोचा मैं अपनी एक्टिवा उठाऊंगी, घर जाऊंगी, है ना। उसको लोगों ने बोला हम छोड़ाते हैं या यहीं रुक जाओ, उसने बोला नहीं मैं नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना है। तो रात होने के बावजूद वो अकेली घर के लिए निकल गई, या यूं बोलूं आधी रात का वक्त था फिर भी वो अकेले घर के लिए निकल गई। तो बावजूद और फिर भी यही दो काम करता है नॉट विद स्टैंडिंग। अब मैं करके दिखा देता हूँ ये काम, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। रात होने के बावजूद वो घर के लिए निकल गई, तो ऐसे लिखूंगा शी लेफ्ट फॉर होम notwithstanding the night। नाइट की जगह मिडनाइट लिख दो, मिडनाइट का मतलब होगा आधी रात, है ना, थोड़ा सा वो इस पे प्रभाव पड़ेगा आपके सेंटेंस पे। शी लेफ्ट फॉर होम notwithstanding the night। अब यहाँ पे notwithstanding बावजूद काम कर रहा है, द नाइट इसके बाद में इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, मिडनाइट। अब notwithstanding की जगह इस वक्त पे डिस्पाइट भी लिख सकते थे, डिस्पाइट, और इसकी जगह इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते थे। तो नॉट विद स्टैंडिंग के दोनों ही सिनोनिम है, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ जो है इसकी जगह भी आप ले सकते हैं। अब दूसरा वाला देखो, फिर भी वाला यूज है ना, बात वही है, लिखने का तरीका अलग है। मैं लिख रहा हूं इट वॉज, आधी रात का वक्त था, इट वॉज मिडनाइट शी लेफ्ट फॉर होम, दोनों को जोड़ रखा मैंने, शी लेफ्ट फॉर होम नॉट विद स्टैंडिंग। यहां पे चाहे बीच में बट लगा दो, बट शी लेफ्ट फॉर होम नॉट विद स्टैंडिंग। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग क्या बता रहा है, फिर भी। कह रहा है रात का वक्त था लेकिन वो फिर भी घर निकल गई, रात का वक्त था फिर भी घर निकल गई, नॉट विद स्टैंडिंग। इस नॉट विद स्टैंडिंग को आप उठा करके शुरू में ला सकते हो, नॉट विद स्टैंडिंग इट वॉज मिडनाइट शी लेफ्ट फॉर होम, है ना, बट शी लेफ्ट फॉर होम। तो ये शुरू वाला भी और लास्ट वाला भी जैसे आप बनाना चाहो वैसे इसको बनाएं, इस तरीके से नॉट विद स्टैंडिंग को यूज होता है। दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इनको आप लिख लें, अभी साफ साफ कॉपी में अपनी नोट करें। जिंदगी भर नॉट विद स्टैंडिंग को देख करके आपको डर नहीं लगना चाहिए, आज के बाद नॉट विद स्टैंडिंग आपके सामने क्लियर है। अब नॉट विद स्टैंडिंग जो है ना, इन तीनों को जो आप जो है ना कनेक्टर्स को यूज करके 3 सेंटेंस दिए आपको मैंने। देखो पहले में भी 2 सेंटेंस है, दूसरे में भी 2 सेंटेंस है, तीसरे में भी 2 सेंटेंस है। अब आपको फिर भी और बावजूद वाली जहां फीलिंग आए वहीं पे आप जोड़ पाओगे, है ना। अगर जहां जहां फीलिंग आ रही है नॉट विद स्टैंडिंग से मुझे दोनों सेंटेंस को जोड़ करके बताएं। तो कौन सा जुड़ेगा ये आप मुझे बताएंगे, फर्स्ट वाला जुड़ेगा, सेकंड वाला जुड़ेगा, थर्ड वाला जुड़ेगा। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स के हिसाब से इसको लें और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को पोस्ट करें। मेरे भी डाल दूंगा, आज जल्दी अपडेट करूंगा अपने आंसर्स, है ना। चलो, कह रहे ऐसे ही सीखोगे आप, है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, धीरे धीरे आप जो है हर वर्ड को यूज करके सीखोगे। बाद में जब एग्जाम में ना, वहां पे आपको कोई वो जो है ना एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, यहीं पे सारे एक्सपेरिमेंटेशन करके तैयार रहो, एग्जाम में सीधे उनको अप्लाई करना है। कह रहे बट इन अ साइन ऑफ द डिफिकल्टीज अहेड टू अचीव न्यू दिल्लीज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स, रिफॉर्म्स टू द UN
figured no more than as a part of broader vision in the declaration to commemorate the organization's 75th anniversary। कह रहा लेकिन एक साइन के तौर पे, एक जो है निशान के तौर पे, जो है मुसीबतों का, डिफ़िकल्टीज़ का। और कौन सी मुसीबतें? अहेड हैं, जो आगे हैं। और किस काम को करने के लिए? टू अचीव, पाने के लिए नई दिल्ली के आखिरी ऑब्जेक्टिव को, आखिरी जो है लक्ष्य को। कह रहा लेकिन नई दिल्ली के आखिरी लक्ष्य के लिए डिफ़िकल्टीज़ के तौर पे हुआ क्या? कह रहे जो रिफॉर्म्स है ना, किसके अंदर? यूएन के अंदर। कह रहे वो फिगर हुए, वो उन्होंने शिरकत की नो मोर देन एज अ पार्ट ऑफ, एक हिस्से से ज़्यादा तौर पे नहीं, है ना, सिर्फ एक हिस्से के तौर पे उन्होंने शिरकत की। अब ये हिस्सा बताएगा किसका? अब देखो वो हिस्सा था ब्रॉडर विजन का, उसकी बड़ी जो आगे के प्लान का, ब्रॉडर विजन का। और कहाँ पे था ये? उस डेक्लेरेशन में, उस ऐलान में, जो था कोमेमोरेट करने का, जो है याद ताज़ा करने का इस ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं एनिवर्सरी का। तो जब 75वीं एनिवर्सरी आई ना, तो उसको इन्होंने कोमेमोरेट किया, उसकी याद ताज़ा की, एक है ना उसको मनाया इन्होंने, सेलिब्रेशन किया। तो उसमें जो डेक्लेरेशन दिया ना, सिर्फ उस ब्रॉडर विजन जो डेक्लेरेशन के अंदर थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा था रिफॉर्म्स टू द यूएन। तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए इनका ऑब्जेक्टिव है रिफॉर्म्स को लाना। अभी एक बहुत बड़ा डिफिकल्टीज है इनके लिए ऐसा साइन, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल भी जो है ना सीरियस नहीं है कि रिफॉर्म्स लेकर के आए। समझ गए सेंटेंस को? रिफॉर्म्स की वर्ब है फिगर, फिगर का मतलब है शिरकत करना, है ना, एक वर्ब है यहाँ पे। कोमेमोरेट करना मतलब साथ में मेमोरेट करना, को मतलब साथ में, मेमोरेट मतलब याद करना। तो ऑब्जर्व एन ओकेशन, मेमोरलाइज, किसी चीज़ को याद करना, पुरानी चीज़ों की याद ताज़ा करना, उसको कहते हैं कोमेमोरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, कह रहा था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर of the emerging global order that the Allied power shaped at the end of World War II has been altered since then। कह रहे सियासी, एक पॉलिटिकल है ना, राजनीतिक, और जो आर्थिक आर्किटेक्चर है, जो ढांचा है पूरी दुनिया के इमर्ज होते हुए, उभरते हुए ग्लोबल ऑर्डर का, है ना, कौन सी कंट्री कितनी ऊपर है, कौन सी कंट्री कितनी नीचे है ना, ऐसे ऑर्डर का। कह रहे जो ढांचा है ना, जिसको अलाइड पावर ने शेप किया है वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में, कह रहा है ये ऑल्टर हो गया है सिंस देन, तब से। तो 1945 के वक्त जो दुनिया की हकीकतें होती थी, वो हकीकत आज नहीं है। आज बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जो 1945 में गिना भी नहीं जाता था, आज वर्ल्ड पावर बनने की जो है ना लाइन के अंदर है। तो ऐसे आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पूरी दुनिया का बदल चुका है। चलो आगे बढ़े। सिंपल सेंटेंसेज है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, बिल्कुल सिंपल है ना। आर्किटेक्चर की वर्ब हैज बीन ऑल्टर्ड, अलाइड पावर्स की वर्ब शेप्ड। कह रहा द यूएन रिमेन्स unreflective of the current trajectory, especially in the strategic and economic arenas। कह रहा है यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है बिल्कुल अनरिफ्लेक्टिव, बिल्कुल भी नहीं दिखाता, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता हाल की डेवलपमेंट को, ट्रेजेक्टरी को, जो आजकल विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है नई नई, उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, खासकर रणनीति के और अर्थ के अरेना के अंदर। तो स्ट्रेटजी और इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी कंट्रियां ऊपर नीचे हो गई हैं, ऐसी जो है ना यूएन के अंदर देख करके रिफ्लेक्ट नहीं होता है हमें आज भी। अरेना का मतलब होता है मंच या लड़ाई का मैदान, है ना, बैटलफील्ड, उसको भी अरेना बोलते हैं। ट्रेजेक्टरी मतलब होता है डेवलपमेंट, है ना, कैसी जो है नई नई चीज़ें हो रही हैं, वो ट्रेजेक्टरी होती है उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क नाउ फेसेस एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू फैशन अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू ह्यूमैनिटीज बिगेस्ट प्रॉब्लम्स which include global warming and the pandemic। कह रहा है ये जो बहुआयामी मल्टीलेटरल, ऊपर देखा था यूनिलेटरल, ये आ गया मल्टीलेटरल, वो था एक तरफा, ये है बहुतरफा। तो कह रहा है बहुतरफा जो फ्रेमवर्क है, ढांचा है, जो यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा है, कह रहा है वो यूनाइटेड नेशंस नाम का ढांचा फेस करता है एक ऐसे चैलेंज को, चुनौती को, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मिसाल नहीं है हमारे पास के अंदर। तो एक ऐसे चैलेंज को फेस करता है जो आज तक इसने कभी पहले फेस नहीं किया था, अभूतपूर्व। अब देखो ये क्या चैलेंज है कि कैसे फैशन किया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स को, एक मिले जुले रिस्पॉन्स को हमारी मानवीयता के, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए। अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स है, जिसमें शामिल है ग्लोबल वार्मिंग और ये कोरोना नाम की महामारी। तो अब यूनाइटेड नेशंस के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने आप को कैसे अडेप्ट करे ग्लोबल वार्मिंग और पैंडेमिक जैसी बड़ी चीज़ों से निपटने के लिए। अनप्रेसिडेंटेड वर्ब को नोट करें, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पहले ना हुई हो, जो जिसकी कोई मिसाल ना हो, है ना, अभूतपूर्व। फैशन एक वर्ब के तौर पे मतलब होता है इसका एडजस्ट करना, क्रिएट करना। नाउन के तौर पे तो वही फैशन है ना, अब लिपस्टिक लगा लो, बाल बना लो, बालों को हाईलाइट कर लो, ये फैशन है नाउन तौर पे। और वर्ब तौर में, वर्ब के जो ना फॉर्म के अंदर फैशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, क्रिएट करना किसी चीज़ को, फैशन। चलिए आगे बढ़े।
हाँ, कह रहा है पैराडॉक्सिकली दो द पोस्ट वॉर ऑर्डर faces an existential threat to its stability from the revival of nationalism across the globe, with some of the powers that enshrine common principles and rules willing to discard them. अब ये वाली लाइन जो है ना, इसको हर एडिटोरियल में घुसानी होती है हिंदू वाले को, है ना। इसकी बहुत इच्छा है नेशनलिस्ट पावर्स को हराया जाए, जो राष्ट्रवादी पावर है ना, तो इसने इसमें भी घुसा दी। कर अब पैराडॉक्सिकली बात ये है, हंसी की बात ये है, उपहास की बात ये है कि जो पोस्ट वॉर ऑर्डर है ना, जो वॉर के बाद का जो दुनिया थी, जो वॉर के बाद दुनिया का जो ऑर्डर था, वो फेस करता है, वो सामना करता है एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का, एक ऐसी चुनौती का जो उसके एग्जिस्टेंस, उसकी मौजूदगी को जो ना चुनौती देती है। तो कह रहा है एक ऐसी थ्रेट का सामना करता है हमारी दुनिया, और ये थ्रेट किसको है? इसकी स्टेबिलिटी को है, इसके संतुलन को है। और ये कहाँ से है ये थ्रेट? ये रिवाइवल से आई है नेशनलिज्म के, ये फिर से जिंदा होने से आई है राष्ट्रवाद के। और कहाँ पे? अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। अच्छा, और कैसे आई है? कुछ पावर्स के जिन्होंने एंश्राइन किया था, सहेज करके रखा था कॉमन प्रिंसिपल और रूल्स को, उन पावर्स के इनको विलिंग हो जाने के, इनको तैयार हो जाने के, इनको डिस्कार्ड करने को। हुआ क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेशनलिज्म पे लड़ी गई थी। जापान का राजा बोलता था हमारा जापान सबसे अच्छा, जर्मनी का जो हिटलर था वो बोलता था हमारा सबसे अच्छा जर्मनी, वहाँ इटली के अंदर। तो ये नेशनलिज्म को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराया गया था कि आपका देश अच्छा होगा पर दुनिया के देश, दूसरे देशों पे आप जो है ना हमला ना करें। तो कह रहा है वो पोस्ट वॉर जो ऑर्डर आया था, जिसके बाद लोगों ने सीखा कि नेशनलिज्म अच्छी चीज़ नहीं है, वही पोस्ट वॉर ऑर्डर अपने आप को आज जो है ना थ्रेट को फील कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में नेशनलिज्म फिर से राइज पे है। इंडिया में सब करते हैं जो है जो हम ये बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, करे। और जो पावर्स जिन्होंने सहेज करके रखा था इन कॉमन प्रिंसिपल और रूल्स को, सबको प्यार मोहब्बत बांटने को, कह रहा है वही पावर्स आज डिस्कार्ड को करने को विलिंग हो गई हैं। वही चाहती हैं कि नेशनलिज्म को लेकर के आए और जो बाकी जो चीज़ें उनको डिस्कार्ड करें, उनको रिजेक्ट करें। अब समझ गए सेंटेंस को? चलो आगे बढ़ते हैं। एनश्राइन वर्ड को नोट करें। जब आप श्राइन बनाते हैं, श्राइन मतलब दरगाह, अगर आप एनश्राइन करते हैं किसी चीज़ को, जैसे दरगाह में सर्व संजोग के रखते हैं ना, वैसे ही आप उस चीज़ को रख रहे हैं। समझ गए ना? एनश्राइन मतलब प्रिजर्व करना, चेरिश करना, संजो के रखना, ताज़ा रखना यादों में, है ना। चलो, कह ऑल कंट्रीज मस्ट हैव द वॉइस टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। सभी कंट्रीज के पास होनी चाहिए आवाज़ पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की, नियमों पॉलिसीज को बदलने की। सब कंट्रीज के पास ताकत और आवाज़ होनी चाहिए। अब देखो, ऑल के बाद में कॉमन नाउन आया, ऊपर बताया था मैंने, कॉमन नाउन आएगा बिना द, दैट, दीज, दोज के, तो उसके बीच में ऑफ नहीं आएगा, ऑप्शनल होता है। और अगर ये नहीं हो तो ऑल के बाद में ऑफ तो कभी आएगा ही नहीं। तो ऑल ऑफ कंट्रीज मैंने नहीं लिखा, ऑल कंट्रीज लिख रहा हूँ, ऑफ लिखता तो गलत हो जाता है ना। चलो, जरूर से वीडियो को एक लाइक देना और एक शेयर देना। आज के आंसर्स भी जल्दी अपडेट कर दूंगा। पॉसिबली मैं कोशिश यही करता हूँ रोज़ 1 बजे वीडियोस को लेकर के आऊँ। दोपहर में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो आप। बाकी आपको जल्दी मिल रही है सारी वीडियोस आजकल रोज़, है ना। शाम को एसएससी वालों के लिए स्पेशल क्लास है 6 बजे, जरूर से जाकर के नोट करें, है ना। 6 बजे का टाइम। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।